दिल्ली पुलिस एहलकारों का मुजाहिरा लगातार जारी है। पुलिस वाले मारपीट करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुबह से ही पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुए सैकड़ों पुलिस वालों से दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने भी बात की। उन्होंने एहतजाजी पुलिस वालों से काम पर लौटने की अपील की और साथ ही उनसे अमन बनाए रखने की भी अपील की। कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए इम्तिहान का वक्त है। सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं, अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमको डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करके कानून को हम जैसे अभी तक अच्छी तरह से बनाए रखे हैं उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ाएं। परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की भी घड़ी है और तीसरी भी एक बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक प्रतीक्षा की भी घड़ी है। एहतजाजी पुलिस वालों पर कमिश्नर अमूल्य पटनायक की अपील का असर नहीं दिख रहा है। पुलिस वाले 30,000 केस में सस्पेंड पुलिस एहलकारों की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही कसूरवार वकीलों पर कार्रवाई की मांग भी वो कर रहे हैं। मुजाहिरीन चाहते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। वजारत दाखिला की हिदायत पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस अफसरान की मीटिंग बुलाई है। एलजी ने वकीलों से मारपीट और पुलिस के मुजाहिरे के मामले में ये मीटिंग बुलाई है। वहीं 2 नवंबर को 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई पुरतशद्दुद झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को सौंप दी है। रिपोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस वालों के खिलाफ लिए गए एक्शन को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पुलिस वकीलों के बीच मारपीट मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संजीदगी से इसको लिया है। पुलिस से मारपीट के मुलजिम वकीलों की पहचान करने को कहा गया है और साथ ही बार काउंसिल ने वकीलों से हड़ताल खत्म करने के लिए भी कहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि तशद्दुद का कोई भी वाकया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच वजीर आला की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान पर कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने चुटकी ली है। संजय निरुपम ने तनाजे की जड़ दोनों पार्टियों के घमंड को बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना के बीच का तनाजा अब नाटक से हकीकत लग रहा है। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर अयोध्या में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। साथ ही टीवी चैनल्स पर अयोध्या तनाजे को लेकर किसी भी तरह की डिबेट पर भी रोक लगा दी गई है। जिला इंतजामिया ने लोगों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का नाजेबा कमेंट या कंटेंट नहीं डालने की हिदायत भी दी है। अयोध्या में किसी भी ऐसे तरह के सियासी और गैर सियासी प्रोग्राम जिससे किसी तबके के जज्बात को ठेस पहुंचे उन पर भी रोक लगा दी गई है। धारा 144 का हमने ऑर्डर जारी किया है, जिसके क्लॉज 10 में हमने बहुत क्लियरली कहा है और उसको मैं यहाँ पे कोट भी कर देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, संप्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, भ्रामक, असत्य, दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन, वॉल पेंटिंग नहीं करे और नहीं कराएगा। कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, लाइक, शेयर नहीं करेगा और नहीं फैलाएगा जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य से गुजरने की स्थिति उत्पन्न हो। अयोध्या तनाजे पर फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ी दहशतगर्दाना हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक 7 दहशतगर्दों का एक ग्रुप नेपाल के रास्ते यूपी में दरअंदाजी कर चुका है। 7 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल इस ग्रुप में कई पाकिस्तानी दहशतगर्द भी हैं। इन दहशतगर्दों के इस ग्रुप में से 5 दहशतगर्दों की पहचान की गई है। मोहम्मद याकूब, अबू हमजा, मोहम्मद शाहबाज, निसार अहमद और मोहम्मद कौमी चौधरी नाम के दहशतगर्दों के अयोध्या और गोरखपुर में छिपे होने का अंदेशा है। यूपी एटीएस ने खुफिया एजेंसीज के अलर्ट को संजीदगी से लिया है, जिसके बाद हिंद नेपाल सरहद पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया जा चुका है। खुफिया एजेंसीज ने यूपी पुलिस को हिंदुस्तान नेपाल सरहद से दहशतगर्दों की दरअंदाजी के इनपुट पहले भी मिल चुके हैं।
अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले एक बार फिर आपसी भाईचारा देखने को मिला है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के फरीक भाईचारे का पैगाम देने के लिए 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। अकीदतमंदों के बीच एक साथ पहुंचे राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी ने मुल्क में अमन और चैन बनाए रखने और कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने की अपील की है। अयोध्या आवें, दर्शन करें, पूजा करें, स्नान करें, यही परंपरा यहाँ की है। और यहाँ भी जो है साधु संत या गृहस्थ हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग हमेशा मिलके रहते हैं, हमेशा जो है साधु संतों के बीच में रहे, गृहस्थों के बीच में रहे। हम लोगों का कोई कभी भेदभाव नहीं रहा। हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि देखो हिंदू मुसलमान यहाँ किस तरीके रहते हैं, ऐसे आप अपने मोहल्ले में रहिए। बाहर में जिस प्रकार से अफवाह फैलाया जा रहा है कि अयोध्या में कर्फ्यू लग गया है और वहाँ गोली चल जाएगी और ये दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं, मैं संपूर्ण देशवासियों से कहता हूँ कि हम दोनों यहाँ खड़े हैं, हिंदू मुसलमान दोनों पक्षकार ये हैं और मैं पुजारी हूँ। इसके बीच में अयोध्या इतनी शांत है और इतना प्रशासन इसको चुस्त दुरुस्त है कि यहाँ भी विरोधियों का या आतंकवादियों का यहाँ एक पक्षी भी नहीं उड़ सकती। ऐसी स्थिति में मैं देशवासियों से कहता हूँ शांतिपूर्वक आइए और अयोध्या में दर्शन करिए और परिक्रमा करिए, इसमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और फिलहाल अयोध्या मामले को लेकर कमाल फारूकी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। मामले के अंदर ये होगा कि किसी को शायद फैसला अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर पूरे हिंदुस्तान को के मुस्तकबिल को और उसकी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को बरकरार रखते हुए, रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखते हुए हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। ऐसी तकरीबन यूनैनिमिटी थी और मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कहने के अंदर कि जब हमने 31 अगस्त को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये बात डिसाइड करी थी और उसका बाकायदा प्रेस रिलीज हमने निकाला था, हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तकरीबन तमाम ही तबक़े उसके लोग बाग में हैं, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो भी ऑर्डर आएगा हम उसको मानेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ये पहलू है और हमें इसको खुशामदीद करना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मुझे कहने का कोई हक भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या तनाज़े को लेकर कमाल फारूकी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसे सबको मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी इस तरह की बात हो रही है तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा उसको वो पूरे दिल से कबूल करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत पर हम ये लौटते हैं। महाराष्ट्र में जारी सरगर्मी के दरमियान आज बीजेपी के बड़े लीडरान की मुंबई में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात और उनसे मिली हिदायत के बारे में भी बीजेपी के बड़े लीडर्स को जानकारी दी जा सकती है। रियासत में सरकार को लेकर फिलहाल तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन अगले 48 घंटों में सरकार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाने की उम्मीद भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र की असेंबली का मुद्दतेकार 8 नवंबर को पूरा हो रहा है और ऐसे में नई सरकार का 8 नवंबर से पहले बनना जरूरी है। बीजेपी को उम्मीद है कि उससे पहले रस्साकशी खत्म हो जाएगी। बीजेपी के बड़े लीडरान की आज मुंबई में मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में रियासत में सरकार बनाने और शिवसेना के साथ ताल्लुकात को लेकर चर्चा होने का इम्कान है। पीर को देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बीजेपी जराये के मुताबिक शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले पर अड़े होने के बाद भी सीएम ओहदे को लेकर वो किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वही फार्मूले पे हम 25-30 साल साथ में है ना। एक 2014 का विधानसभा का चुनाव अगर छोड़ दिया तो वही फार्मूला लेके हम आज तक चल रहे। जराये के मुताबिक बीजेपी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपना रही है। शिवसेना से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बीजेपी सीएम और होम मिनिस्ट्री पर कोई समझौता नहीं करेगी। शिवसेना को डिप्टी सीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट देने को तैयार है। दीगर वज़रा के महकमों के बंटवारे को लेकर ऑप्शन खुले हैं। इस डेडलॉक को तोड़ने की पहल खुद देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं। जराये के मुताबिक रियासत के सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्द उद्धव ठाकरे से बातचीत कर पूरे मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि सीएम और उद्धव ठाकरे की यह मुलाकात बीजेपी लीडरान के साथ मीटिंग के बाद हो सकती है।
मुझे ऐसा लगता है कि वो फार्मूला तय है, 1-2-3 दिवसात सगळं स्थिती पडेल। शिवसेना बीजेपी के सबसे पुराने हामियों में से एक है। नजरियाती मसाइल के लिहाज से भी शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी में से एक माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र इंतखाब में नतीजे आने के बाद और बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को अक्सरियत मिलने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत में कमी जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कंफ्यूजन एक बन गया है पूरे राजनीतिक माहौल में, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते सरकार बने और किसी की भी सरकार बनने में शिवसेना रोड़ा नहीं डाल रही है। एनसीपी और कांग्रेस भी शायद इत्तेहाद के इस गेम को समझ रहे हैं। इसीलिए शरद पवार ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच किसी भी तरह के अलायंस से इनकार कर दिया। इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है कि बीजेपी और उनके साथीदार उनके पास नंबर है। तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है। ऐसे में उम्मीद है कि महाराष्ट्र में इत्तेहाद की गांठ जल्दी ही खुल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चिराग पासवान को एलजेपी का कौमी सदर बना दिया गया है। 19 साल के बाद चिराग पासवान ने वालिद से पार्टी की कमान ली। चिराग पासवान मरकजी वजीर और एलजेपी के बानी रामविलास पासवान के बेटे हैं और बिहार की जमुई लोकसभा सीट लोजपा के टिकट पर एमपी का इलेक्शन जीतकर ऐवान में पहुंचे हैं। रामविलास पासवान ने अपनी मौजूदगी में पार्टी की कमान अपने बेटे चिराग के हाथ में सौंप दी। तो चिराग पासवान को एलजेपी की कमान पर एनडीए की मुआविन पार्टियां खुश हैं। जेडीयू एमपी दुलाल चंद्र गोस्वामी ने इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि अब कुनबे को पार्टी और लोगों ने तस्लीम कर लिया है तो दीगर जमातों को क्यों एतराज हो रहा है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर संजय पासवान ने भी इसका इस्तकबाल किया है। लोक जनशक्ति पार्टी में कोई ये नई बात है क्या? लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार की जनता ने उन लोगों को उस रूप से स्वीकार किया है और रामचंद्र जी चले गए तो उनके बेटे को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रिंस जी को वो सांसद चुने गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर युवा को मौका मिल रहा है तो दूसरे राजनीतिक दल और किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों आपत्ति? पार्टी ने जब स्वीकार किया, संगठन ने स्वीकार किया, युवा को मौका मिल रहा है तो अच्छा काम करेगा, खुशी की बात है और हम लोग तो बधाई देते हैं। इस देश में आज भी आप देख रहे हैं कि सब फैमिली सेंट्रिक पार्टी है। कुल मिलाकर के जो राजा प्रजा का भाव रहा है इस देश में, कंट्री में, और जो राजा को विष्णु का स्वरूप मानते रहे हैं लोग, वो दिखाई पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये स्वरूप हम ही मानते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि आज भी परिवार की पॉलिटिक्स या परिवार की राजनीति को जनता स्वीकारती है। ये एक स्टार्क रियलिटी है और इस रियलिटी में मैं मानता हूं कि साहब आज भी भाई के प्रति जो है, जो किसी के भाई को ट्रांसफर करना पॉलिटिक्स का, ये उस दृष्टिकोण से खरा उतरता नहीं है। बेटा को पॉलिटिक्स ट्रांसफर करना या बेटा को लीगेसी दे देना, ये मुझे लगता है कि ये जनता स्वीकार कर लेता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आईडी धमाका हुआ है और थगल बाजार में हुए इस बम धमाके में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस बम धमाके में एक शहरी भी जख्मी हो गया है। आईडी ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में बिजली सारिफीन को झटका लगा है। सरकार ने बिजली की कीमतों में 9% का इजाफा कर दिया है और इस इजाफे से लोगों को बड़ा झटका लगा है। जहां घरेलू बिजली 9 पैसे फी यूनिट तक महंगी हुई है तो वहीं दुकानदारों को 53 पैसे फी यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि सनतों को मिलने वाली बिजली भी महंगी हो गई है। बीएचयू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के सबब मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ओपीडी और वार्ड की सर्विसेज भी मुतासिर हो रही हैं। डॉक्टर्स ने 72 घंटे में समाप्त न होने पर इमरजेंसी समेत दीगर खिदमात का भी बायकॉट करने का इंतबाह दे दिया है। दरअसल अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट के बाद से 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं।
और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर, जहां पर लगातार पुलिस एहलकारों का एहतजाज जारी है। पुलिस कमिश्नर एक बार फिर से बातचीत के लिए पहुंचे हैं। पहले भी वो सुबह को पहुंचे थे, बातचीत की थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ है और अभी भी आप इस शोर की आवाज सुन सकते हैं। तो आप ये देखें कि मुद्दे की बात करो, ये बात कही जा रही है बार बार। और पुलिस कमिश्नर पहुंचे वहां पर बात करने के लिए, लेकिन शोर इतना ज़्यादा है और उनको बात अपनी नहीं कहने दी जा रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस एहलकार अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद है, उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि अगर मुहाफिज ही महफूज नहीं है तो फिर इस पूरे निज़ाम पर ही सवाल उठते हैं। पुलिस वालों का कहना है, उनकी फैमिलीज का कहना है कि जब हमारे घर से वो जब जाते हैं सुबह को तो हमें ये डर सताता है कि शाम को जब वो लौट कर आएंगे तो सही सलामत होंगे या फिर नहीं। लगातार ये पुलिस एहलकार जो इनके साथी सस्पेंड हुए हैं, उनके सस्पेंशन की को वापस लेने की बात कर रहे हैं और साथ ही उन वकीलों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं जिन्होंने इन पुलिस एहलकारों के साथ मारपीट की है। तो वकील और पुलिस वाले आमने सामने हैं। हालांकि वजारत दाखिला को रिपोर्ट सौंप दी गई इस पूरे मामले को लेकर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी सख्त नजर आया है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर सुबह भी आए थे, उनको मुखातिब किया था और कहा था कि मुश्किल की घड़ी है लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और जल्दी हम पार आ जाएंगे इस पर। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पुलिस एहलकार वहीं पर डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। यहाँ पर बात करने की कोशिश की जा रही है पुलिस एहलकारों से। उनका मुतालबा है कि वकीलों के ऊपर जिन्होंने बदसलूकी की है उन पर कार्रवाई की जाए और उसके साथ साथ जो सस्पेंड किए गए हैं ऑफिसर्स, पुलिस एहलकार, उनकी बहाली की जाए। पुलिस वालों का कहना है कि अगर हमारे ऊपर से ही लोगों का यकीन उठ जाएगा तो फिर हमारा फ़ायदा क्या। अगर मुहाफिज को ही अगर हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों का यकीन हमारे ऊपर से पूरी तरह से उठ जाएगा। लोग हम पर यकीन नहीं करेंगे, हम जो हिफाजत उनको देते हैं उस पर यकीन नहीं करेंगे। आप ही लगातार देख रहे हैं नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, अपने मुतालबात को रख रहे हैं यहाँ पर पुलिस एहलकार। शायद इससे पहले कभी आपने इस तरह से ना देखा हो। एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई नजर आई है। आप ये देखें, वकील और पुलिस एहलकार ही आमने सामने हैं। जिन दो लोगों पर कानूनी निज़ाम की देखभाल का, कानूनी निज़ाम को बहाल रखने का जिम्मा होता है, वही आमने सामने हैं। वकील और पुलिस एहलकार आमने सामने हैं। जब एक पुलिस एहलकार या पुलिस वाले जब किसी मुलजिम को पकड़कर लेकर जाते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, तो वकील होता है जो उनका केस लड़ता है। तो आप ये देखें कि अगर वो दोनों ही आमने सामने आ जाएंगे, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, तो आप हालात सोचिए कि कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में सरकारों को यहाँ पर देखने की जरूरत है
और खुद पुलिस एहलकारों को और वकीलों को भी अपना तज्जिया करने की जरूरत है।